वेलकम टू ओरियंट। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है अध्याय 1 और अध्याय 1 संबंधित है संसाधन एवं विकास से। यानी कि संसाधन किसे कहा जाता है और किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास में संसाधन किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज रिसोर्सेज, यानी संसाधन से क्या अभिप्राय है। देखिए बच्चों, प्रकृति ने जो भी चीजें हमें उपलब्ध करवाई है उन सबको संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है और उन संसाधनों को यूज में लेकर के हम लोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें संसाधन के रूप में उपलब्ध करवाई है। जैसे अगर अपन फॉर एग्जांपल बात करें, भूमि, नदियां, पहाड़, वन, झरने, तालाब, ज्वालामुखी, ये सब चीजें प्रकृति ने हम लोगों को उपलब्ध कराई है और इन सब चीजों को संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है और इन संसाधनों का प्रयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जितने भी प्रकार के उत्पादन कार्य होते हैं देश में, वो सब इन संसाधनों की देन होते हैं। यानी संसाधन हमें क्या करवाते हैं, वस्तुओं सेवाओं का उपलब्ध उत्पादन कराने में सहायता करते हैं। तो देखिए बच्चों, संसाधन किसे कहा जाता है? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। यानी हमें हमारे पर्यावरण के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती है जिनसे हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन सबको संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है। साधनों का विकास, देखिए बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था के संसाधनों या साधनों का विकास जितना ज्यादा किया जाएगा, वो अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से और आर्थिक विकास की दृष्टि से उतनी ही ज्यादा अग्रसर होती हुई चली जाएगी। यानी हमारे देश में जितने भी उत्पादन के संसाधन उपलब्ध है, उन सबका हमें मिलकर के संरक्षण करना चाहिए और उन सभी संसाधनों का विकास करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के तुलना में और विकसित बनाया जा सके। तो संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। यानी जितनी आपके पास प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही आप अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का अच्छा सा अच्छा उपयोग कर सकोगे। समाज में संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता। देखो, संसाधनों का उचित वितरण का मतलब होता है कि हमारे देश में संसाधनों का उपयोग करके जो भी राष्ट्रीय आय कमाई जाती है, उस राष्ट्रीय आय का वितरण भारत सरकार को इस प्रकार से करना चाहिए कि देश के सभी लोगों को राष्ट्रीय आय का बराबर बराबर हिस्सा पहुंचे। इससे समाज में दो ग्रुप क्रिएट नहीं होंगे, यानी एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। जब उस राष्ट्रीय आय का वितरण समान रूप से किया जाएगा तो देश के सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। इससे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी बढ़ेगा और हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। तो संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति। वैश्विक शांति का मतलब होता है कि सभी देशों के मध्य शांति का वातावरण बना हुआ है, युद्ध की जैसी कोई परिस्थिति आसपास नहीं मंडरा रही। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब देश में या विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग या समुचित वितरण किया जाए। दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, ये था संसाधन का मीनिंग। आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उन संसाधनों के विकास की आवश्यकता के पीछे क्या कारण होता है, क्यों संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। तो संसाधन प्रकृति की देन है। अभी हमने पढ़ा है, मैंने आपको जस्ट रिसेंटली में बताया कि प्रकृति ने जो भी चीजें हम लोगों को दी हुई है, नदियां, पहाड़, वन, झरने, तालाब, भूमि, ये सब प्रकृति के देन है। इसलिए संसाधन क्या कहलाते हैं? प्रकृति की देन कहलाते हैं। परंतु मानव इनका अंधाधुंध उपयोग करता है। बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी जिस क्षमता के साथ उनका प्रयोग करना चाहिए, उससे भी अधिक क्षमता के साथ उन पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो संसाधन प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवा दिए, उनका हम लोग आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो संसाधन प्रकृति की देन है
मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है। 100% बात सही है। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो प्रकृति भी 100% मानव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन समझें कि अगर हम जगह जगह से वनों की कटाई कर दें तो हमारे देश में पेड़ पौधों की कमी आ जाएगी, और पेड़ पौधों की कमी आ जाएगी तो देश में बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो अकाल और सूखा जैसी स्थितियां और नई नई महामारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसकी कुछ समस्याएं क्या है। कुछ व्यक्ति विशेष के लालच व संसाधनों का हास करते हैं, यानी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपना स्वार्थ निकालने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके इन संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है असमान संसाधन वितरण। असमान संसाधन वितरण का मतलब होता है कि हमारे देश में ज्यादातर संसाधनों पर अमीर व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है। अमीर व्यक्ति ज्यादा उन पर काम करते हैं, जबकि गरीब लोगों पर उन संसाधनों को काम करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो जाता है, यानी कुछ विशेष लोग होते हैं जिन्हीं के हाथ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था के संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाता है, और जिसके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन बढ़ जाता है, यानी जिसके कारण संसाधन विहीन समाज का निर्माण कर बैठते हैं हम लोग। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मतलब कि संसाधनों का जितना प्रयोग होना चाहिए उससे ज्यादा प्रयोग आपके द्वारा संसाधनों का किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर के संसाधनों का दोहन हो रहा है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिक समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण आदि शामिल होते हैं। यानी अगर हम लोग संसाधनों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करेंगे या उनका दोहन करेंगे तो वैश्विक तापमान का मतलब है टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में गर्मियों में तापमान कम से कम 45, 46, 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमने संसाधनों का ह्रास कर दिया है, संसाधनों का विदोहन कर दिया है। अब उस टेम्परेचर को रोकने वाले जितनी मात्रा में पहले संसाधन उपलब्ध थे, वर्तमान समय में उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि होती जा रही है। ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का मतलब होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी जो रक्षा परत करती है उसको ओजोन परत कहा जाता है। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण देश में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो ओजोन परत है उसमें लगातार कमी होती जा रही है, जिससे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाने वाली ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचेगा? हम लोगों को पहुंचेगा। जब परत ही कमजोर हो जाएगी हमें बचाने वाली पराबैंगनी किरणों से, तो डेफिनेटली उसका दुष्प्रभाव मानव पर पड़ने वाला है। पर्यावरण का प्रदूषण किया जा रहा है। भूमि निम्नीकरण, बच्चों भूमि निम्नीकरण का अभिप्राय होता है भूमि के उपजाऊपन से, भूमि का उपजाऊपन, यानी क्या हो रहा है कि आप जब इस प्रकार की क्रियाएं करते हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, तो उसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि की उपजाऊपन क्षमता लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, देखते हैं बच्चों आगे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग मृदा एवं मृदा का वर्गीकरण देखेंगे कि मृदा किसे कहा जाता है और मृदा कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि मृदा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मिट्टी होती है। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होती है, और इंग्लिश में मृदा को सॉइल कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों अच्छे से समझिए, किसी भी देश में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है यानी जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में मृदा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, और बच्चों हर फसल के लिए मृदा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फसल कौन सी मृदा में ज्यादा उत्पादित होती है। इसलिए मृदा एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि हर किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता
आवश्यकता पड़ती है, भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और भूमि में किसका प्रयोग होता है? मृदा का प्रयोग होता है। जितनी ज्यादा मृदा की परिस्थितियां सही रहेगी, जितनी ज्यादा मृदा में उपजाऊपन होगा, देश में आर्थिक वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मृदा की उपजाऊपन ज्यादा होने से हमारे देश का जो कृषि स्तर है या जो कृषि विकास है या कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। और काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ने से हमारे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जैसी परिस्थितियां देखने के लिए मिलेगी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मृदा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मृदा होती क्या है? मृदा मिट्टी होती है। यानी क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटते हैं या नदियों का पहाड़, नदियां बह करके बाहर आती है, या कुछ भी परिस्थितियां जब वायुमंडल में घटित होती है या पर्यावरण में घटित होती है, तो छोटे छोटे कणों का एक ढेर बन जाता है। उसी ढेर को किसके रूप में जाना जाता है? मृदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों मृदा का वर्गीकरण। आगे आपको यहाँ पर मृदा का वर्गीकरण पढ़ने के लिए मिलेगा कि कितने प्रकार की मृदा होती है और कौन सी मृदा किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होती है और कौन सी मृदा हमारे देश के किन क्षेत्रों में अधिक रूप से पाई जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कि जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश नाम है इसका अलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा को अलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, जलोढ़ मृदा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, ठीक है, वो हमारे देश में 3 नदियां हैं। उन 3 नदियों की अगर मैं बात करूं आपसे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। और सबसे पहले समझेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होती है। कि जब नदियों के साथ पानी बह कर के आता है तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें बह कर के आकर, कण बह कर के आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जो कण एक जगह इकट्ठा होते हैं उसी को जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में जो जलोढ़ मृदा है वह 3 नदियों के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बनाई जाती है। सबसे पहले सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, निक्षेपों का मतलब होता है कि जहां पर दूसरी जगह से ला करके एक जगह किसी तरीके के पर्टिकुलर प्लेस पर पे इकट्ठा कर देना उन कणों को, वही निक्षेप के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ मृदा उर्वरक क्षमता अधिक होती है, यानी बच्चों जलोढ़ मृदा की उर्वरक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहां कृषि अधिकता से की जाती है, क्योंकि डेफिनेटली बात है कि जलोढ़ जो मृदा होती है इसमें काफी ज्यादा उपजाऊपन होता है, वस्तुओं, सेवाओं या फसल उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और भारत के जिन क्षेत्रों के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां पर पे कृषि में वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आगे अगर अपन टॉपिक को बढ़ाते हैं तो काली मृदा की बात करेंगे कि काली मृदा क्या होती है, किसे काली मृदा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, काली मृदा को रेगुर या फिर काली कपास मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को रेगुर या काली कपास मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त, यानी कहां पर मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में हमें काली मिट्टी देखने के लिए पाई जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भारत के और भी क्षेत्र हैं। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। यानी आपको यह बताया गया है कि काली मृदा कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मुख्यतः 3 क्षेत्रों का भी आपसे नाम लिया गया है। एक तो महाराष्ट्र की आपसे बात की गई है, एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों के अंतर्गत, इन 3 राज्यों में काली मृदा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनके साथ साथ दक्षिण पूर्वी दिशा की अगर अपन चलें तो गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में भी काली मृदा को देखने के लिए पाया जाता है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश
और चूने जैसी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यानी काली मृदा की विशेषताएं क्या है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व देखने के लिए पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं बच्चों मरुस्थलीय मृदा। यानी मरुस्थलीय मृदा किसे कहा जाता है, बहुत स्पष्ट है, ऐसी मृदा जो मरुस्थल क्षेत्र में देखने के लिए पाई जाती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधों का अभाव हो, जहां पर वनों का अभाव हो और जहां पर संचित मृदा का अभाव हो। यानी जहां पर हरा भरा खेत पैदा नहीं किया जा सके, जहां पर पानी की कमी हो, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थलीय क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। अगर हम हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में जो जैसलमेर की साइड है, बीकानेर बाड़मेर की साइड है, उसको मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बच्चों वहां पर पे वनों की अधिकता नहीं है, वनों की कमी है, पानी की पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतनी मात्रा में पानी नहीं है, इसलिए वहां पर मृदा में उपजाऊपन भी नहीं है, तो सूखे क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें भी मरुस्थलीय क्षेत्र गिना जाता है। अब बेसिकली बात है कि जब आप मरुस्थलीय मृदा पढ़ रहे हो तो 100% फैक्ट है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही ये मृदा पाई जाएगी। जैसे अपन बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसलमेर के साइड में। तो देखिए बच्चों, यह मृदा शुष्क, शुष्क का मतलब होता है जहां पर बारिश की संभावनाएं कम होती है, जहां पर सूखा रहता है उसे शुष्क कहा जाता है। तो यह मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके इससे नमक बनाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है बच्चों, देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है आपसे कि जो मरुस्थलीय मृदा वो आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में देखने के लिए पाई जाती है। लेकिन इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इससे नमक तैयार किया जाता है। अब नमक तैयार करने का क्या प्रोसेस होता है उसे समझिए कि इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत, देखिए बच्चों जल वाष्पीकृत का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी झीलें होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहां पर एक गड्ढा बना दिया जाता है और उस गड्ढे के अंदर जब ये मिट्टी रहती है तो उस पानी के अंदर, गड्ढे में जब पानी होगा तो उस पानी के अंदर इस मिट्टी के कण घुलने लगते हैं। यानी पानी में धीरे 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 खारापन आना शुरू हो जाता है और खारापन आकर के एक दिन वो नमक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो ऊपर उड़ जाता है और नीचे केवल खारा खारा पानी बचता है जो कि नमक की शेप ले लेता है। इसलिए मरुस्थलीय मृदा वो जल वाष्पीकृत करके और नमक बनाने के लिए काम में ली जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, इस मृदा की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी मरुस्थलीय मृदा की क्या क्या विशेषताएं ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहली विशेषता है इस मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का कलर कैसा हो सकता है, लाल एवं भूरा। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी समझ सकते हो कि दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः पर रेतीली और लवणीय होती है। यानी इसमें रेती के टाइप में हल्के हल्के छोटे से कण निकलते हैं और लवणीय होती है। और यह मृदा राजस्थान के अधिकांश भागों में देखने के लिए पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में व्यापक तौर पर देखने के लिए पाई जाती है। नेक्स्ट है, इस मृदा को उचित तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों इसी मृदा के लिए नहीं, जितनी भी मृदा होती है उनमें अगर आप अच्छे तरीके से सिंचित करो उसे, तो हर मृदा की उपजाऊ क्षमता को क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर स्पेशल आपसे मरुस्थलीय मृदा के लिए बोला गया है क्योंकि इस मृदा में उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो कहा गया है कि अगर मरुस्थलीय मृदा को अच्छी तरीके से सिंचित किया जाए, अच्छे पदार्थों को यूज में लिया जाए इसको सिंचित करने के लिए, तो इसकी उपजाऊ क्षमता को भी एक हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस मृदा को उचित तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
जैसा कि पश्चिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बोली गई है आपसे, जैसे कि पश्चिम राजस्थान के गंगानगर जिले में, यानी मरुस्थलीय मृदा को पश्चिम राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसमें काफी अच्छी तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। अच्छी तरीके से इस मरुस्थलीय मृदा को सिंचित करने का काम किया जाता है और गंगानगर जिले में वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह मृदा जो गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयोगी है, यानी इन सभी प्रकार की फसलों के लिए मरुस्थलीय मृदा को उपयोगी माना जाता है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, आपको पता है हमारे राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार। हमारे राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है। तो इधर वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इसे मरुस्थलीय भाग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका जो एरिया है, ये एरिया, ये वाला जो भाग है इसे पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है और इसे मरुस्थलीय भाग कहा जाता है, मरुस्थलीय भाग के रूप में जाना जाता है। तो आपसे ये बोला गया है कि इस मृदा को जो गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा, दालों को उत्पादित करने के लिए किया जाता है और यह मृदा पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात, गुजरात के उत्तरी भाग में और हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती है। यानी यह मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में, गुजरात के उत्तरी भाग में और हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर पाई जाती है। यह मरुस्थलीय मृदा थी। अब बच्चों एक टॉपिक हम कवर करते हैं, मृदा अपरदन एवं संरक्षण। समझते हैं मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है। देखो, मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा को एक तरीके से खराब करना, मृदा की उत्पादन क्षमता को कम करना, मृदा की उपजाऊ क्षमता को कम करना, इसे ही मृदा का अपरदन कहा जाता है। और मृदा का अपरदन करने के पीछे कई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और कई मानवीय कारण भी हो सकते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके कारण मृदा की उपयोगिता पहले से कम हो जाती है, या मृदा के उपजाऊपन या उपजाऊ क्षमता पहले से कम हो जाती है, या मानव कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके कारण मृदा को नुकसान पहुंचता है, उसे भी मृदा अपरदन के रूप में ही जाना जाता है। यानी मृदा अपरदन के दो मुख्य मेन कारण हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण जो प्रकृति के द्वारा अपनाए जाते हैं और एक मानवीय कारण जो स्वयं मानव के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मृदा अपरदन का आशय क्या होता है। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। कैसे? सपोज करिए एक जगह मृदा स्टोर हो रही है किसी नदी के अंदर, ठीक है, लेकिन इतना तेज बहाव आता है, इतना तेज बहाव आता है कि मृदा जो बनी हुई है वहां पर जो मिट्टी फैली हुई है वो बहाव के कारण मिट्टी बह करके किसी दूसरे स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। इसे क्या कहा जाएगा? मृदा का अपरदन कहा जाता है। मृदा निर्माण और उसके अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है, यानी मृदा का निर्माण भी होता है और मृदा का अपरदन भी होता है। तो जब मृदा के निर्माण की प्रक्रिया और मृदा के अपरदन की प्रक्रिया, एक जगह तो मृदा क्या हो रही है? बनाई जा रही है, जिसको मृदा निर्माण कहा जा रहा है, एक जगह मृदा को खत्म किया जा रहा है जिसको मृदा अपरदन कहा जा रहा है। तो जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती है तो दोनों के बीच में संतुलीकरण बना रहता है, यानी दोनों संतुलन अवस्था में रहती है। भाई निर्माण हो रहा है तो साथ के साथ बह भी रही है, और अगर बह भी रही है तो निर्माण भी तो हो रहा है, तो दोनों में क्या बना रहता है? संतुलन। लेकिन हम मानव इनके संतुलन में कई प्रकार के बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो वो बात आपको यहाँ समझाई जा रही है कि मृदा निर्माण और उसके अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में क्या रहता है? संतुलन बना रहता है। परंतु विभिन्न मानवीय एवं अन्य गतिविधियों के कारण इनका संतुलन क्या हो जाता है? रुक जाता है। कई प्रकार के मानव के द्वारा ऐसी क्रियाएं की जाती है जिनकी वजह से इनका संतुलन बिगड़ जाता है। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है हमारे देश में जिनकी वजह से मृदा अपरदन जैसी परिस्थितियां देखने के लिए पाई जाती है? तो सबसे पहले तो बच्चों, एक तो मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण हो सकता है, यानी ऐसे कारण
जो प्रकृति के द्वारा अपनाए गए। प्रकृति में भी कुछ ऐसी क्रियाएं घटित होती है जिनके कारण मृदा का अपरदन होता है। अब प्रकृति में कौन कौन सी क्रियाएं घटित होती है? अकाल पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, चक्रवात, तूफान, आंधी, ये सब प्राकृतिक कारण होते हैं। तो मृदा के अपरदन के लिए कहीं ना कहीं से प्रकृति भी जिम्मेदार है, यानी प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय कारण भी जिम्मेदार है। तो हम ये कह सकते हैं कि मृदा के अपरदन के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राकृतिक कारण को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, पवन, जल व हिमानियों द्वारा अपरदन प्राकृतिक कारकों में शामिल है। यानी पवन के द्वारा, हवाओं के द्वारा, जल के द्वारा और हिमानियों के द्वारा, इन सब के द्वारा भी मृदा का अपरदन किया जाता है। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो मृदा को उड़ा करके ले जाती है, बहुत तेज पानी का बहाव आता है तभी मृदा को बहा करके ले जाती है, तो ये सब मृदा का अपरदन कहलाता है। तो प्राकृतिक कारण में एक तो क्या है? पवन, एक है जल और एक हिमानियों, इनके द्वारा मृदा का अपरदन किया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक कारण है। अब वायु अपरदन की बात करें तो देखिए, वायु अपरदन में क्या आएगा कि वायु के कारण मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चली जाती है, जिससे एक जगह इकट्ठी मुद्रा की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। ऐसा किस लिए? वायु की वजह से हुआ, इसलिए इसको वायु अपरदन से जोड़ा गया है। विंड, वायु द्वारा मैदान या किसी ढलाऊ क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। वायु द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन भी कहा जाता है। आप जानते हो वायु का जो पर्यायवाची होता है वो पवन होता है। तो जब वायु के द्वारा या पवन के द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाया चला जाता है तो इसको वायु अपरदन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं जल अपरदन। बहुत सिंपल सी बात है कि जल के बहुत तेज बहाव के कारण जब मृदा एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो इसको जल अपरदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, काफी तेज बारिश हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से मृदा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो जाती है, इससे मृदा अपरदन जल अपरदन के स्वरूप में जाना जाता है। तो बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, देखिए बच्चों, पहले आप मृदा की ऊपरी परत, इस तरीके से मृदा पर कई सारी परतें होती हैं। सपोज करना एक परत मृदा की ये है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे मृदा पर एक परत ये बनी हुई है, इसके बाद बात करें तो मृदा पर एक परत ये बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए, यानी कई सारी परतों से मिलकर के मृदा बनी हुई रहती है। तो जब जल के कारण पहले ऊपर की सतह बहा करके ले जाई जाती है तो इसका मतलब उस मृदा की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर की परत होती है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता देखने के लिए पाई जाती है। तो बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है तो जल अपरदन कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? जल अपरदन कहा जाएगा। आगे अपन कई हद तक मानवीय कारण को भी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और आप जानते हो बच्चों कि वर्तमान समय में तो हर किसी चीज को बर्बाद करने के पीछे मानवीय कारक का ज्यादा हाथ होता है। हम कुछ ऐसे क्रियाएं करते हैं जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वर्तमान में मानव स्वार्थी हो गया है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम पर वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है। हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पर्यावरण द्वारा दिए गए संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसलिए फिर पर्यावरण भी हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। देखिए, मानवीय कारण में सबसे पहला कारण वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को समाप्त करना। वर्तमान में हम लोग कई प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। तो हम लोग लगातार वनों की कटाई करते जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे हमारे देश से वन कम होते जा रहे हैं। अति चराई, यानी पशुओं के लिए काफी ज्यादा चराई की जा रही है। और जल प्रणाली की कृषि वे मानवीय कारक हैं जो प्राकृतिक कारक और मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदारी जमीन प्रदान करते हैं। अब देखिए,
इसके बचाव के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। यानी अगर आपको मृदा अपरदन से बचना है तो हम मृदा अपरदन से बचने के लिए क्या क्या कारक अपना सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें तो समोच्च कृषि एवं सीढ़ीदार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। सीढ़ीदार अगर आप क्षेत्र बनाओगे, देखिए अगर ढलान नुमा आपके खेत हैं तो ढलान नुमा खेतों में क्या होगा कि जैसे मृदा का अपरदन होगा तो पूरी मृदा ऊपर से बहती हुई नीचे चली जाएगी और वहां पर किसी भी प्रकार से मृदा का उपयोग करना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से सीढ़ीदार खेत बनाया जाए और फिर मृदा का अपरदन हो तो कुछ मृदा का स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा, कुछ मृदा का स्टॉक यहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ पर पे, इसलिए मृदा का अपरदन रोका जा सकता है अगर आप सीढ़ीदार खेत बनाने की कोशिश करते हो या सीढ़ीदार कृषि क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है अति चराई पर रोक लगाना। यानी अति चराई पर रोक लगाना, ज्यादा जो चराई है वह नहीं करानी चाहिए, उसकी चराई पर रोक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब खेतों के अंदर पशु चराई करते हैं तो जब उनके पैरों से आगे वो निकल करते हैं तो मिट्टी के जो कण हैं वो उनके पैरों के चिपक करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी ऊपरी परत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए भी मृदा का अपरदन समझा जाता है। तो हमें वनों में या खेतों में जहां पर भी अपन पशुओं की चराई करते हैं उसको रोक लगानी चाहिए। वनारोपण करके यानी हमें नए नए वन लगाने चाहिए ताकि मिट्टी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, और संरचनात्मक बांध बना करके देश में ऐसे ऐसे बांधों का निर्माण करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में मृदा का संचय किया जा सके, न कि मृदा का अपरदन हो। तो कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिनके कारण हम लोग या जिनसे हम लोग मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। अब बात करते हैं मृदा अपरदन से होने वाली हानियां। भाई मृदा अपरदन से क्या क्या हानियां होती है तो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेसिकली बात है, मृदा अपरदन से हानियां होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि फसल उत्पादन के लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, और जब तक आपके पास उपजाऊ मृदा नहीं होगी तब तक वहां पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आती है। यानी जब भी मृदा अपरदन होता है तो उपजाऊ भूमि क्या होती है, नष्ट हो जाती है, और जब उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है तो 100% बात है कि कृषि उत्पादकता में क्या आएगी, कमी आएगी ही आएगी। दूसरी बात करें, आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, जब मृदा नहीं होगी तो आकस्मिक और भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा जो देश के लिए हानिकारक है। बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों और बंदरगाहों के मार्ग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। ठीक है, सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो जाती है कि जब आपके पास मृदा में लचीलापनी नहीं है, उसमें उपजाऊ क्षमता ही नहीं है तो सूखा पड़ गया, इसके कारण फसलें नष्ट हो जाएगी। कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेलों में जल का स्तर नीचा हो जाता है जिससे सिंचाई में क्या आती है, बाधा आती है। तो प्यारे बच्चों, ये सब मृदा अपरदन से होने वाली हानियां हैं जो हमने अभी जस्ट डिस्कस करी है। टॉपिक को आगे बढ़ा करके बच्चों डिस्कस करते हैं भूमि पर और भूमि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन पर। देखते हैं बच्चों भूमि किसे कहा जाता है और प्राकृतिक संसाधन का क्या अभिप्राय होता है। देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले मैं आप लोगों से भूमि की बात करूं तो भूमि का अभिप्राय आप किससे समझते हो, जमीन की सतह से। हम लोग ये मानते हैं कि जो जमीन की सतह होती है उसे क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, भूमि का अभिप्राय जमीन की सतह से नहीं होता। प्रकृति के द्वारा दी गई सभी चीजों को भूमि के अंदर शामिल किया जाता है जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। यानी प्रकृति ने जो भी चीजें हमें उपहार के रूप में प्रदान करी है। अब प्रकृति ने हमें क्या क्या चीजें उपहार के रूप में प्रदान करी है, नदियों की बात कर लिए, नदियां, वन, झरने, पेड़ पौधे,
ये कई सारी चीजें प्रकृति ने हमको निःशुल्क उपहार में दी है और इन्हीं सब चीजों को किसके अंदर शामिल किया जाता है, इन सब चीजों को भूमि के अंदर शामिल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भूमि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है और ये प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को उपलब्ध करवाया गया है। देखिए, भूमि के एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है, भूमि को कहा जाता है, क्योंकि भूमि के बिना किसी भी वस्तु की उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और आपको कच्चा माल तभी मिल सकता है जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होगी। कुछ विशेषताएं दे रखी है। सबसे पहला, सभी आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही की जाती है। आप उत्पादन करिए। आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। और हमारे देश में जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है वह सब भूमि पर ही की जाती है। अगर कहीं वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है वह भी भूमि पर ही किया जाता है। किसी वस्तु के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है तो वह भी पहाड़ों से, नदियों से, वनों से, झरनों से, तालाबों से, ठीक है, पेड़ पौधे से मिलता है और ये सब भूमि का पार्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है हमारे देश में वो सब किससे की जाती है, भूमि से की जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व भी भूमि पर ही निर्भर करता है। आप जानते हो हमारे देश में कई प्रकार की वनस्पति देखने के लिए हमें मिलती है और कई प्रकार के वन्य जीव हम देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति का उत्पादन किया जाता है और अलग अलग भूमि पर अलग अलग तरीके से प्राणी रहते हैं, यानी जीव जंतु रहते हैं। अधिकांश खनिजों को भूमि से ही प्राप्त किया जाता है। जितने भी खनिज होते हैं उन सब खनिजों को किससे प्राप्त किया जाता है, भूमि से ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात खनिजों की उत्पत्ति भूमि से ही संभव है। अगर भूमि नहीं है तो खनिज उत्पादन एक कल्पना मात्र ही रह सकता है, खनिजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक क्रियाकलाप भूमि पर ही संपादित होते हैं। यानी जितने भी प्रकार के उद्योग है और जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप है, भाई आप ये देखिए, उद्योगों को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जितने भी औद्योगिक क्रियाकलाप हैं उन सबके लिए भी कच्चा माल चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन डायरेक्ट संभव नहीं होता। हर वस्तु को बनाने के लिए पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चा माल केवल किससे प्राप्त होता है, भूमि से। इसलिए हमारे देश में उद्योग और औद्योगिक संरचना पूर्ण तरीके से केवल किस पर निर्भर है, भूमि पर निर्भर है। भूमि का उपयोग परिवहन एवं संचार के लिए भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। भाई परिवहन एवं संचार जो चल रहा है वो भूमि पर ही चल रहा है। भूमि ही मनुष्य समेत समस्त प्राणियों को आवास के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराती है। हम कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। तो मनुष्य के अलावा भी जितने भी प्राणी देश और दुनिया में उपलब्ध है उन सबको भी रहने के लिए आवास कौन उपलब्ध कराती है, भूमि उपलब्ध कराती है। इसलिए भूमि प्रकृति का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब बात करें अपन भूमि की विशेषताएं, क्या क्या भूमि की विशेषताएं होती है। तो देखिए बच्चों, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये तो आपने जस्ट अभी पढ़ी लिया है कि भूमि सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। अब कुछ 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि भूमि की 3 प्रमुख और क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें, भूमि का क्षेत्र निश्चित और क्या होता है, सीमित होता है। देखिए बच्चों, जो भूमि का क्षेत्र है वो कैसा होता है, निश्चित या सीमित। इसका मतलब ये है कि भूमि पूर्ति मात्रा में सीमित होती है, यानी भूमि की पूर्ति को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही भूमि की पूर्ति को घटाया जा सकता है, क्योंकि एक बार किसी को जितनी भूमि है हमारे पास उसी पर ही हमें काम करना होगा। इसकी मात्रा को बढ़ाना घटाना संभव नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात करें, मनुष्य को प्रकृति द्वारा भूमि निःशुल्क प्राप्त है। अभी आपको कहा गया था कि भूमि हमारे लिए क्या है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार। अपन बोल सकते हैं प्रकृति का निःशुल्क उपहार, क्योंकि जो भी चीजें हमें दी गई है भूमि के अंदर, नदियां, पहाड़, वन, झरने, तालाब, उनके लिए प्रकृति ने हमसे कोई चार्ज
नहीं लिया है, इसलिए प्रकृति को भूमि का निःशुल्क उपहार कहा जाता है। और थर्ड है भूमि अनाशवाने। इसका मतलब अच्छे से समझिए बच्चों, भूमि अनाशवाने। अनाशवान का मतलब होता है कि भूमि को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और भूमि की उपजाऊ क्षमता को भी कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो आजीवन बनी रहती है, कभी भी किसी भी प्रकार की भूमि की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करना संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि काफी लंबे समय से किसी भूमि का प्रयोग नहीं करने से वो भूमि बंजर हो गई हो, लेकिन उस पर अच्छे रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी उपजाऊ क्षमता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि भूमि कैसी होती है, अनाशवान होती है, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको इतना पढ़ने पर यह पता चल गया होगा कि भूमि कितने महत्वपूर्ण है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और जब किसी चीज का इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती इकोनॉमिक के लेवल पर, तो सरकार की कोशिश ये थी कि बराबर उस पर ध्यान दिया जाए। तो सरकार को पता है कि देश के आर्थिक विकास में भूमि एक अभिन्न अंग के रूप में काम करती है, इसलिए सरकार ने उस भूमि सुधार को करने के लिए, भूमि में कई प्रकार के सुधार करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए, और उन कार्यक्रमों को अपन क्या कहेंगे, भूमि सुधार कार्यक्रम। तो बच्चों हमें पढ़ना है कि भूमि सुधार कार्यक्रम कौन कौन से हमारे देश में लागू करेंगे। सबसे पहले बात करें तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। देखिए बच्चों, सबसे पहला कौन सा है, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। हमारे देश की सरकार के द्वारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। अब नाम से क्लियर है, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। आपको पता है बंजर भूमि क्या होती है, जिसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई हो, जहां पर वस्तुओं सेवाओं का यानी फसलों का उत्पादन करना संभव नहीं हो, उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अब उस बंजर भूमि का क्या करना है, विकास करना है। तो बंजर भूमि का विकास करने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो देखिए, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1989-80 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया। क्वेश्चन बन सकता है आप क्या कि हमारे देश में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो आंसर क्या होगा, 1989 से 1990 के अंदर। सेकंड कार्यक्रम कौन सा है, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। इसका मतलब यह है रेगिस्तानी भूमि विकास, यानी रेगिस्तान की भूमि का क्या करना, विकास करना। रेगिस्तान में जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जहां वस्तुओं से का उत्पादन नहीं होता, उसके विकास करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। तो देखिए बच्चों, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में भारत के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में लागू किया गया। देखिए बच्चों, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम को भारत में 1977-78 में लागू करा गया। कितने राज्यों की बात करेंगे अपन, 7 राज्यों की बात करेंगे। 7 राज्यों के 40 जिले और 235 विकास खंडों में इसको लागू करा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका उद्देश्य रेगिस्तान प्रसार को रोकना, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगिस्तान का प्रसार लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जगह जगह रेगिस्तान भूमि आती जा रही है, यानी भूमि ऐसी जिस पर कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। तो उस रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया उसे कहा जाता है रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या होगा, एक तो रेगिस्तान की भूमि का विकास किया जाएगा और रेगिस्तान की भूमि के प्रसार को बढ़ने से रोका जाएगा। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक आता है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बांगर और खादर क्या होता है। देखिए बच्चों, बांगर और खादर किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन मीनिंग पढ़ेंगे खादर का, खादर के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद अपन बांगर के बारे में समझेंगे कि बांगर क्या होता है। देखिए बच्चों, खादर और बांगर दोनों जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है। खादर और बांगर ज्यादातर दोनों किससे रिलेटेड है, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है। अब जलोढ़ मिट्टी की अगर अपन बात करें तो एक तो अपन यूं बोल सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, और एक बोल सकते हैं अपन पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक तो क्या बोल सकते हैं अपन, नई जलोढ़ मिट्टी,
और एक बोल सकते हैं अपन पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए बच्चों, अगर कहीं पर नई जलोढ़ मिट्टी बनती है और कहीं पर अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो एक को तो कहा जाता है खादर और एक को कहा जाता है बांगर। अब सुनिएगा आप लोग, और ये दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि जब अगर मान लीजिए कोई नदियां बह रही है बहुत तेज स्पीड से, तो पुरानी जगह से मिट्टी को उठा करके अगर दूसरी जगह ले जाया जाए तो दूसरी जगह जहां नई मिट्टी बन रही है वो एक पार्ट तो क्या हो गया, खादर और बांगर में से एक, और जहां पर वे पुरानी मिट्टी पहले से रखी हुई है सेब, वो भी खादर और बांगर में से। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो नई मिट्टी का निर्माण होता है उसको दोनों में से क्या कहा जाता है, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको दोनों में से क्या कहा जाता है। डिफरेंस पढ़ेंगे इनके मीनिंग के आधार पर। दूसरा पर डिस्कस करेंगे इनकी उपजाऊ क्षमता के आधार पर भी हम लोग इनमें अंतर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, यह नई, यानी यूं बोल सकते हो आप लोग, अगर कहीं पर नई मिट्टी का निर्माण होता है तो उसको खादर कहा जाता है, और अगर कहीं पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना सा है कि कहीं पर अगर नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है तो उसको तो खादर के नाम से जाना जाता है, और अगर कहीं पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पहले से उपलब्ध है तो उसको बांगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हुआ हमारा कि नई जो मिट्टी होगी खादर मिट्टी, उसको तो खादर के रूप में जाना जाएगा, और जो पुरानी होगी उसको बांगर के रूप में जाना जाएगा। सेकंड बात करते हैं, यह मैदान का निचला भाग होता है। अब देखो, मैदान के निचले भागों में क्या होती है, पानी, जो बारिश का पानी होता है, जो ज्वालामुखी से चीजें निकल कर आती है वो बेहती 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 हुई चली जाती है। तो देखिए कि यह मैदान का निचला भाग होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है। ठीक है, यानी खादर नीचे वाले भाग होते हैं जहां पर लगातार बारिश का पानी आता रहता है, जबकि बांगर वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिश का पानी पहुंचना संभव नहीं होता। ऊंचे भागों से, नदियों से जो बाढ़ आती है वो पानी वहां पर, नदियों की बाढ़ का पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसको बांगर के रूप में जाना जाता है। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल पहुंच जाता है वो खादर के रूप में जाने जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंचता वह बांगर के रूप में जाने जाते हैं। जल पहुंचने का कारण क्या होता है, ये निचले भाग होते हैं, और जल नहीं पहुंचने का कारण क्या होते हैं, ये ऊंचे भाग होते हैं। आगे देखते हैं, खादर जलोढ़ मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, किसकी तुलना में, बांगर की तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पे क्या हो रहा है कि निचले भाग है, और निचले भाग क्या होते हैं, ज्यादा उपजाऊ होते हैं, किसके कंपेयर में, ऊंचे भागों के कंपेयर में, इसलिए ये अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, जबकि इसमें उपजाऊ क्षमता कम होती है क्योंकि ऊपरी भागों के अंदर पाई जाती है। इस मृदा में तलछट के जमाव में भिन्नता देखने के लिए मिलती है, यानी अलग अलग तरीके की वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, और इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।